Good evening, everyone. Good evening, sir. Sir, Good evening, sir. good evening, sir. So, वेक्टर के जो लास्ट लेक्चर्स हैं उसपे हमने बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा डिस्कस किया था, वेक्टर रिलेटेड डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट एंड ट्रिपल प्रोडक्ट डिस्कस किए थे। तो नेक्स्ट हम स्पेसिफिकली वेक्टर कैलकुलस वाले पार्ट में एंटर करेंगे। अभी तक जो चल वेक्टर अलजेब्रा था ना, वेक्टर कैलकुलस। तो जैसे आप लोगों ने स्कूल लेवल में कैलकुलस में डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ा है, कैलकुलस मतलब डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। तो यहाँ पर भी जो वेक्टर कैलकुलस है उसमें भी हम वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन की बात करेंगे। वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन, उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और वेक्टर फंक्शन का इंटीग्रेशन और उसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स है। तो वेक्टर कैलकुलस में मोर और लेस हम वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रेशन, इसी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम यूज करें, डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड आफ्टर दैट रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। अब वेक्टर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव डिफाइन कैसे किया जाता है? तो वेक्टर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन है वो एग्जैक्टली जैसे स्केलर फंक्शन के लिए होता है वैसा ही है। स्कूल लेवल में जो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे वो स्केलर फंक्शन का होता था। तो सपोज वी हैव ए स्केलर फंक्शन f of x। ना इस फंक्शन के लिए अगर आप डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखें f डैश x और df dx, इसका डेफिनेशन होता है इन द फॉर्म ऑफ लिमिट्स। दिस इज लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा f अपॉन डेल्टा x। तो डेरिवेटिव दैट मींस df dx, ये बेसिकली क्या होता है? डेल्टा f अपॉन डेल्टा x, इसका लिमिटिंग वैल्यू जब डेल्टा x 0 को अप्रोच करता है। व्हाट इज डेल्टा x? चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, एंड व्हाट इज डेल्टा f? चेंज इन द फंक्शन। आपने x में चेंज किया है और उसमें उसकी वजह से फंक्शन में चेंज होगा। इन दोनों का जो रेशियो है, और डेल्टा x 0 को अप्रोच करना चाहिए। डेल्टा x 0 को अप्रोच करने का मतलब है चेंज इन x इज वेरी वेरी स्मॉल। आपने x में एक स्मॉल चेंज किया, उसकी वजह से फंक्शन में कितना चेंज हुआ, इसी रेशियो को हम क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। तो x में स्मॉल चेंज की वजह से फंक्शन में जो चेंज हुआ है, इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है फंक्शन का डेरिवेटिव। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। x में कितना चेंज हुआ है? डेल्टा x। या आप लोगों ने स्कूल लेवल में इसी को h बोला था। h रिप्रेजेंट्स चेंज इन x, और चेंज इन द फंक्शन को आप लिख सकते हो f ऑफ x प्लस h के बदले डेल्टा x माइनस f ऑफ x। तो न्यूमरेटर में जो चेंज इन द फंक्शन है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो स्केलर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव आपका डेफिनेशन ये होता है। ऊपर देखिए, वेक्टर फंक्शन के लिए भी सेम डेफिनेशन यूज किया गया है। तो वी हैव ए वेक्टर फंक्शन r which is a function of t. It is a continuous function of t. Now the derivative of the vector function r can be defined by this formula. r एक वेक्टर फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन ऑफ t। तो t के रेस्पेक्ट में r का डेरिवेटिव डेफिनेशन विल बी दिस। इंपॉर्टेंट पार्ट नोटिस कीजिए, स्केलर फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन था, वेक्टर फंक्शन के लिए भी एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पे डेल्टा x है, चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पे डेल्टा t है, t यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। न्यूमरेटर में क्या है? चेंज इन द फंक्शन। यहाँ पे भी क्या है? चेंज इन द वेक्टर फंक्शन। तो डेरिवेटिव का जो डेफिनेशन हम स्केलर फंक्शन के लिए यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन वेक्टर फंक्शन के लिए भी वैलिड है। नोट डाउन कर लीजिए। सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए, फिर लेट से ज्वाइन किए।
यहाँ पे जस्ट यही बताया गया है स्केलर फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव का डेफिनेशन है, जब आप लोगों ने स्कूल लेवल में कैलकुलस में पढ़ा है, वो सेम डेफिनेशन वेक्टर फंक्शन के लिए भी वैलिड है। इसमें जो न्यूमरेटर होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन द फंक्शन, और डिनोमिनेटर जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है चेंज इन एक्स और चेंज इन टी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स है उसमें अगर आपने स्मॉल चेंज किया तो फंक्शन में चेंज होगा। तो इन दोनों का जो रेशियो है उसी को बोला जाता है फंक्शन का डेरिवेटिव। यहां पर भी टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो टी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एक स्मॉल चेंज किया गया और उसकी वजह से वेक्टर में कितना चेंज हुआ है, दिस अमाउंट। तो ये जो रेशियो है यही डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो स्केलर फंक्शन के लिए डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट वेक्टर फंक्शन के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके सर। नोट डाउन हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया सर। नहीं हुआ सर। डन सर। ओके, सो नेक्स्ट जो वेक्टर डिफरेंशिएशन है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपको ये रूल्स यूज करने पड़े। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज वी हैव ए वेक्टर r जो गिवन है r1 i कैप, r2 j कैप, r3 k कैप। ठीक है, एक वेक्टर गिवन है कंपोनेंट के फॉर्म में। सिंस द वेक्टर इज ए फंक्शन ऑफ t, दैट मींस द कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर आर आल्सो अ फंक्शन ऑफ t। वेक्टर t का फंक्शन होने का मतलब क्या है, वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो t के फंक्शंस होंगे। ये जो i कैप, j कैप, k कैप है ये तो t पे डिपेंड नहीं करता ना, ये कांस्टेंट वेक्टर होते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप ये पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इनमें टी का कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा। तो वेक्टर टी पे डिपेंड करने का मतलब है जो कंपोनेंट्स हैं वो टी पे डिपेंड करेंगे। तो सपोज एक वेक्टर इस फॉर्मेट में गिवन है और आपको पूछा गया इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो, तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला देख के आपको आइडिया लगेगा जो वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मतलब बेसिकली क्या है, उसके कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव। देखिए dr1 dt i कैप, dr2 dt j कैप, dr3 dt k कैप। वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का मतलब उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेना। अब ये जो r1 r2 r3 है ये स्केलर फंक्शन है या वेक्टर फंक्शन है? स्केलर। स्केलर। r1 r2 r3 तो स्केलर फंक्शन है। तो जैसे आप स्कूल लेवल में स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते थे वैसे ही कैलकुलेट करना है। वन एग्जांपल फॉर दिस, सपोज जो वेक्टर फंक्शन है वो है cos t i कैप, cos t स्क्वायर i कैप सपोज, प्लस 5t क्यूब j कैप माइनस e टू द पावर 2t प्लस सम फंक्शन tan t k कैप। ये एक वेक्टर फंक्शन, आपको बोला गया आप इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। तो dr dt जस्ट आपको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना। cos t का डेरिवेटिव होगा cos t स्क्वायर का माइनस साइन टी स्क्वायर
देन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव चेन रूल अप्लाई करके 2t आई कैप प्लस 5t क्यूब, इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15t स्क्वायर जे कैप माइनस e टू द पावर 2t का डेरिवेटिव 2e टू द पावर 2t, और tan t का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर टी। सेकंड स्क्वायर टी। राइट, सेकंड स्क्वायर t, सॉरी प्लस होगा ना बीच में। जस्ट आपको कंपोनेंट बाय कंपोनेंट डेरिवेटिव करना है, आपको पूरे वेक्टर का डेरिवेटिव पता चल जाएगा। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो टाइम t पे डिपेंड नहीं करता, ये तो कांस्टेंट है ना, फिक्स डायरेक्शन होते हैं इसके। तो इस तरीके से आप वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस सर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड वन, यहां पे देखिए, सम ऑफ टू वेक्टर्स और डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। अगर आप वेक्टर को ऐड या वेक्टर का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो एक नया वेक्टर आएगा, तो ये भी एक नया वेक्टर है, उसका डेरिवेटिव। तो आप सिंपल क्या करोगे, डी डी टी प्लस माइनस डीबी डी टी, मतलब आप वेक्टर को ऐड करो फिर डेरिवेटिव करो, या पहले डेरिवेटिव करो फिर ऐड करो, रिजल्ट सेम ही है। पहले ऐड किया फिर डेरिवेटिव किया, या पहले डेरिवेटिव किया फिर ऐड किया, रिजल्ट सेम है। अगर एडिशन के बदले सब्ट्रैक्शन रहता है तब भी ये रिलेशन ट्रू है। और ऐसा नहीं सिर्फ दो वेक्टर के लिए, दो से ज्यादा वेक्टर भी होता है तब भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए। सर जैसे हम ये वेक्टर का मतलब इसके मैग्नीट्यूड का अगर हम स्क्वायर करें तब भी क्या सेम रिजल्ट आएगा क्या? मतलब उसको डिफरेंशिएट करें, उसके मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन अगर हम लेते हैं और ऐसे कंपोनेंट वाइज डिफरेंशिएशन करें तो क्या सेम रिजल्ट देगा ये? नहीं नहीं, मैग्नीट्यूड तो वेक्टर फंक्शन हो गया ना। हाँ सर, तो सर वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा सर? वो भी तो मतलब वेक्टर के वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज को रिप्रेजेंट करेगा ना? बिल्कुल, जब मैग्नीट्यूड टाइम के साथ कैसे चेंज होगा। और सर अगर मैग्नीट्यूड के साथ उसका डायरेक्शन भी हम लिख ले ये बेसिस पे, तो फिर साइमल्टेनियसली वो वेक्टर का डिफरेंशिएशन का रूल लगा के अगर हम करते हैं सर तो उसमें डायरेक्शन का भी चेंज आ जाएगा ना ऑटोमेटिकली, तो अगर हम वो करेंगे तो उस केस में आपको पूरे फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे वेक्टर क्या है, वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, फिर उसका टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सर तो सेम ही रिजल्ट देगा क्या वो? अगर दोनों का अलग अलग लेते हैं बिल्कुल सेम रिजल्ट देगा, उसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है ना, तो वहां पे जब आप डेरिवेटिव करोगे तो वहां पे आपको प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ेगा, u इंटू वी। हाँ सर वही मतलब रूल लगा के तो रिजल्ट सेम देंगे ना ये इस वाले केस में? बिल्कुल बिल्कुल। ये पहला स्लाइड है। दूसरा स्लाइड। सो बताइए। यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी करना जरूरी है या कोई और? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टी जो टाइम ऑलवेज होगा जरूरी नहीं, वो तो प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है। ओके सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। These are few more important properties. ये फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे हो सकता है ऐसे टर्म्स आए, आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़े। यहाँ पे देखिए, फाई एक स्केलर फंक्शन है, इट इज नॉट ए स्केलर कांस्टेंट। फाई इज ए स्केलर फंक्शन एंड ए इज ए वेक्टर फंक्शन। तो फाई क्या है, स्केलर फंक्शन, ए क्या है, वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन को स्केलर फंक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर आएगा, स्केलर आएगा, वेक्टर आएगा। ये पूरा एक वेक्टर है, वेक्टर इनटू स्केलर एक वेक्टर आएगा। तो एक नया वेक्टर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव। आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब अगर थोड़ा ध्यान से देखें
ये बेसिकली प्रोडक्ट रूल जैसा ही है। जैसे प्रोडक्ट रूल का डेरिवेटिव होता है ना, यू वी का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं यू इंटू वी का, ये फॉर्म उसी टाइप का है, प्रोडक्ट रूल जैसा। या बाकी जो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवेंथ, ये सारे प्रॉपर्टीज अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, इन सब में प्रोडक्ट रूल का फॉर्मेट ही आया है। मतलब ये याद रखने में आसानी होती है अगर आप प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग याद रखते हो। देखो यहाँ पे क्या है, ए डॉट बी, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, उसका डेरिवेटिव। तो देखिए इसका डेरिवेटिव किया तो क्या हो गया, डी ए डी टी डॉट प्रोडक्ट विथ बी प्लस ए डॉट डीबी डी टी। ये फॉर्म भी प्रोडक्ट रूल जैसा ही है, सिर्फ यहां में बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर भी डॉट प्रोडक्ट आ गया। फॉर्मेट प्रोडक्ट रूल जैसा ही है। यहां पे देखो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी एक वेक्टर होगा, उसका डेरिवेटिव डीएडीटी क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस डीबीडीटी। प्रोडक्ट रूल जैसा ही है, सिर्फ बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ गया है। ऐसे ही बाकी दो भी हैं। दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, दिस इज वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इनका डेरिवेटिव अब ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। यहां पे तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है, ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो, यू वी डब्ल्यू, तीन फंक्शन का प्रोडक्ट है यू वी डब्ल्यू। तो इसमें भी प्रोडक्ट रूल जैसा ही फॉर्मेट बनेगा, और बीच में जहां पे डॉट है वहां पे डॉट आ जाएगा, और जहां पे क्रॉस है वहां पे क्रॉस आ जाएगा। फॉर्मेट प्रोडक्ट रूल जैसा ही है। इसे याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैं बार बार ये प्रोडक्ट रूल ये मेंशन कर रहा हूं। नोट डाउन कर लीजिए। सर बताइए एक बार ये थर्ड पॉइंट बताना। क्या डाउट है इसमें। ये फाइव कोई स्केलर है? फाइव स्केलर फंक्शन है। फिर सर फाइव का तो डेरिवेटिव जीरो होता है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन लेते हैं स्केलर का। मैंने स्केलर फंक्शन बोला है, कांस्टेंट फंक्शन अगर कांस्टेंट होता तो उसको फंक्शन क्यों बोलते। ओके। स्केलर कांस्टेंट थोड़ी ना बोला गया है, स्केलर फंक्शन बोला गया है। फाइव भी टी का फंक्शन होगा। सर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं कि वो जो डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज स्केलर फंक्शन। अगर ये स्केलर कांस्टेंट होता तो इसका डेरिवेटिव जीरो बन जाता। अगर ये स्केलर कांस्टेंट है तो ये फर्स्ट पार्ट तब जीरो बन जाएगा, सिर्फ सेकंड पार्ट बचेगा। बट ये स्केलर फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन। नोट डाउन कर लीजिए। सर फिफ्थ वाले पॉइंट पे आरएचएस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है उनका ऑर्डर भी मैटर करेगा ना? बिल्कुल, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखना है ए बी को। जैसे यहाँ पे ए पहले है ना तो ए पहले आएगा, और बी बाद में है तो बी बाद में ही रहेगा। हम अपने हिसाब से चेंज करेंगे तो गड़बड़ हो। और सर एक वेक्टर फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो भी वेक्टर ही होगा ना एक? बिल्कुल। सर पॉइंट फर्स्ट वाले में जो आई कैप था वो उसके साथ आया था डेरिवेटिव के साथ R1 के, तो सर उसमें क्योंकि बेस वेक्टर कांस्टेंट है इस वजह से इस पे प्रोडक्ट रूल में जीरो आ गया था। बिल्कुल, जो आई कैप है वो कांस्टेंट है, इसलिए वहां पे प्रोडक्ट रूल अगर यूज भी करेंगे तो आई कैप का डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, जीरो। इसलिए वहां पे सिर्फ कंपोनेंट का डेरिवेटिव कैलकुलेट करने पे ही काम चल रहा है। ओके सर हेलो। बताइए। सर यहाँ पर ए बी सी सेम पैरामीटर के फंक्शन होंगे या अलग के भी होंगे तो भी कर सकते हैं? ए बी यहाँ पे टी के फंक्शन है। सर अगर अलग के फंक्शन होंगे तो नहीं कर पाएंगे? उसमें तो पार्शियल डेरिवेटिव आएगा ना।
अगर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तब तो हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है सर। यहाँ पे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t। सर 6 नंबर एक बार बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा। समझाना क्या है इसका इसमें, मुझे ये बता दीजिए। ये डी ए बाई डी टी डॉट बी क्रॉस सी है, फिर उसके बाद वाला फिर कैसे हो गया ये हाँ डॉट? तो यही तो फॉर्मेट है ना। ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। पहले टर्म में a का डेरिवेटिव हुआ, बाकी दो सेम रहे। दूसरे टर्म में b का डेरिवेटिव हुआ, बाकी दो सेम रहे। देखो ना, b का डेरिवेटिव हुआ, बाकी a डॉट क्रॉस c सेम ही है ना। और तीसरे वाले पार्ट में किसका डेरिवेटिव हुआ है? c का। ये ठीक है। ab वाला पार्ट सेम। ऐसे याद यस रखना सर। है। ये जो सीक्वेंस है इसी को फॉलो करना है। पहले टर्म में a का डेरिवेटिव, b c वाला पार्ट सेम रहेगा। दूसरे टर्म में b का डेरिवेटिव, a एंड c वाला पार्ट सेम रहेगा। और तीसरे टर्म में c का डेरिवेटिव, a एंड b वाला पार्ट सेम रहेगा। यस सर, थैंक यू सर। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट हम ये जो हम वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके कुछ फिजिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट कर रहे हैं ये फिजिकली या ज्योमेट्रिकली इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन। फर्स्ट वन, in the statement, let a particle moves along the curve C in space and P and Q be its position at the time t and t plus delta t respectively. तो एक पार्टिकल एक कर्व के अलोंग मूव कर रहा है इन स्पेस, इन 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड P and Q be its position at time t and t plus delta t. अब यहाँ पे सिंस ये 2D स्क्रीन है तो कोई भी मैं अगर 3D डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटर मैं क्या कर रहा हूं, ये कर्व जो है ये XY प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये पार्टिकल XY प्लेन में मूव कर रहा है। जो कॉन्सेप्ट 2D के लिए बताया जा रहा है वो 3D स्पेस में भी वैलिड है। X एक्सिस, Y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। तो इन दिस XY plane there is a curve C और पार्टिकल इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। अब ये कर्व का शेप कुछ भी हो सकता है, किसी भी आर्बिटरी शेप का, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, इलिप्स या कोई भी आर्बिटरी शेप हो सकता है। तो पार्टिकल एक कर्व C के अलोंग मूव कर रहा है। इस कर्व के ऊपर हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, वन इज P and second one is Q। और ऊपर स्टेटमेंट में क्या लिखा गया है? P and Q be the position of the particle at time t and t plus delta t। So this is at time t, t टाइम पे पार्टिकल इस पॉइंट पे है एंड पार्टिकल Q पॉइंट पे होगा एट टाइम t प्लस डेल्टा t। ऑब्वियसली पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो अलग अलग पॉइंट पे, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग पॉइंट पे ही होगा। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम इसको पोजीशन वेक्टर बोल सकते हैं, OP एंड OQ। OP is the position vector of P with respect to origin at time t। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है किस टाइम पे? t टाइम पे। इसको बोला गया R वेक्टर। R वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। एंड OQ, this is the position vector at time t plus delta t। ये चीज सेकंड लाइन में लिखा गया, देखिए, लेट R वेक्टर एट t एंड R वेक्टर एट t plus delta t be the position vector of the point P and Q। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए, अगर हम इस PQ इसको कनेक्ट करते हैं, जो PQ वेक्टर है इसको आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करके
लिख सकते हैं पी क्यू वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लुक एट द डायग्राम, देखिए, लुक एट द पॉइंटर, देखिए, ओ पी प्लस पी क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं? वो क्या हुआ? ओ क्यू, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओ पी प्लस पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू। तो पी क्यू को आप लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओ पी, and OQ is basically position vector at time t plus delta t minus OP is basically position vector at time t। हो सकते हैं ये। अब आप यहां पे नोटिस कीजिए, ये जो क्वांटिटी है, ये जो डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया, ये बेसिकली चेंज इन द पोजीशन वेक्टर ही तो है ना। चेंज इन आर वेक्टर। At time t, this is the position vector. At time t plus delta t, this is the position vector. तो टाइम में चेंज हुआ है, टाइम में कितना चेंज हुआ? डेल्टा टी। आर में कितना चेंज हुआ? दिस वन। तो बेसिकली जो पी क्यू वेक्टर है, इट रिप्रेजेंट्स चेंज इन द पोजीशन वेक्टर आर। ये पोजीशन वेक्टर में जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टाइम में चेंज हुआ तो पोजीशन वेक्टर में चेंज हुआ। लुक एट द पॉइंटर, ये जो पी क्यू वेक्टर आपको दिख रहा है, ये क्या इस कर्व के ऊपर टेंजेंट की तरह नहीं दिख रहा है? मे बी अलोंग द टेंजेंट। इस कर्व पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो तो देखा जाता है एज डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, डेल्टा टी जीरो को अप्रोच करने का मतलब है टाइम में बहुत ही स्मॉल चेंज किया गया। चेंज इन टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल। इन दैट केस ये जो पी क्यू वेक्टर है, it will be along the tangent to the curve। तो जितना p में स्मॉल चेंज करेंगे, ये पी क्यू विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व सी। और पी क्यू का मतलब ही क्या है? डेल्टा आर, चेंज इन आर। तो पी क्यू टेंजेंट के अलोंग होने का मतलब ये जो चेंज इन आर है, ये भी टेंजेंट के अलोंग ही होगा। तो इसीलिए ये जो डेल्टा आर है, चेंज इन आर, ये किससे कनेक्टेड है? टेंजेंट से कनेक्टेड है। जो हम कर्व के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उससे कनेक्टेड है। यही चीज यहां पे लिखा गया, नीचे देखिए। ये जो हम वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, इसमें आप बताइए ये डेल्टा आर का डायरेक्शन किस तरफ है? डेल्टा आर मतलब पी क्यू, अलोंग द टेंजेंट। डेल्टा आर मतलब पी क्यू वेक्टर, तो इसका डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट। सो दिस डेरिवेटिव will represent the will be directed along the tangent to the curve at the point P। और यही बेसिकली टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। इस वेक्टर का डेरिवेटिव एक वेक्टर ही आएगा जिसका डायरेक्शन होगा along the tangent, and this will represent the tangent vector at point P, the curve C at point P। तो जो हम वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो बेसिकली टेंजेंट वेक्टर से रिलेटेड होता है। सर बताइए। कर्व का हर पॉइंट में हमारा टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज होता है अगर टेंजेंट ड्रा करे तो ये भी चेंज होगा ना टाइम के साथ साथ। ना, जो आपने जो लाइन लिखा है देन PQ विल बी अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व, तो P पॉइंट पे होगा ना, सिर्फ ये P पॉइंट पे है। दिस विल बी द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट P।
तो पी पॉइंट पे तो पार्टिकल एक पर्टिकुलर टाइम पे ही रहेगा ना। नहीं मैं ये बोल रहा था कि अगर ये लाइन होगा तो पीक्यू का डायरेक्शन भी हर पॉइंट में चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल, because as time progresses the particle will move along the curve, पार्टिकल जो है वो कर्व के along मूव करेगा, तो ये PQ जो है इसका डायरेक्शन भी टाइम के साथ साथ चेंज होगा। और वो यहां से भी पता चल रहा है, देखो जो dr dt है ये कांस्टेंट वेक्टर आएगा या टाइम के साथ चेंज करेगा? चेंज करेगा। तो अलग अलग पॉइंट पे PQ का डायरेक्शन भी अलग अलग होगा, टेंजेंट भी अलग अलग होगा, तो टेंजेंट वेक्टर भी अलग अलग ही आएगा। वैसे तो आर यहाँ अगर पोजीशन वेक्टर है तो डी आर बाई डी टी वेलोसिटी हो जाएगा फिर। इस पार्ट में भी आ रहे हैं, वो दूसरा इंटरप्रिटेशन। सर बताइए। सर जैसे डेल्टा टी को हम जीरो मतलब जीरो की तरफ टेंड कर रहे हैं, मतलब डेल्टा टी अगर बहुत ही स्मॉल हो तो सर हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्यू पे भी वो टेंजेंट होगा, हालांकि ये नहीं होगा, बट ऐसा नहीं इंटरप्रेट कर सकते कि नहीं, क्यू पे नहीं कर सकते ना, बिकॉज हम इनिशियल कहाँ पे है? पी पे है सर। पी पे, तो पी के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है ना, तो टेंजेंट हम पी पे बोलेंगे। तो मतलब पी बहुत ही छोटा कर रहे हैं ना, तो पी और क्यू कोइंसाइड नहीं करेंगे, मतलब बहुत ही छोटे। टेंस टू जीरो का मतलब इक्वल टू जीरो नहीं होता। हाँ सर, वो कोइंसाइड तब करेगा ना जब इक्वल टू जीरो होगा। ओके सर। नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी वाले इंटरप्रिटेशन में भी थोड़ी देर बाद आ रहा है, वो एक डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, वेलोसिटी एक्सीलरेशन इसमें आ रहा है। और सर एक बात आपने और कही कि जैसे आर मतलब डी आर बाई डी टी जो है वो भी खुद चेंज होगा, मतलब टाइम के साथ साथ। हाँ सर, तो ये हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, अगर आर जो पूरा सिर्फ पी की रेस पावर 1 का फंक्शन हो तब सर कैसे कह सकते हैं वो टी टू द पावर 1 का? वो तो एक स्पेशल केस हुआ ना, ऑलवेज टी टू द पावर 1 आएगा जरूरी थोड़ी है, स्पेशल केस होगा ना। ओके सर, ओके। विश्वास सारस्वत, आपके बैकग्राउंड में काफी नॉइज आ रहा है, प्लीज माइक बंद कीजिए। ये जो वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट है अभी हम डिस्कस करेंगे, ये जो डीआरडीटी कैलकुलेट कर रहे हैं ये वेलोसिटी से कनेक्टेड है। अब मुझे बताइए, पार्टिकल जब किसी कर्व के अलोंग मूव करता है तो उसका वेलोसिटी क्या अलोंग द टेंजेंट नहीं होता, डायरेक्शन? तो वही चीज है, उसी को हम यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर के टर्म में सोच रहे हैं, वेलोसिटी भी अलोंग द टेंजेंट ही होगा। उस केस में हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना? यस बिल्कुल, उस पर एक पर्टिकुलर टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नाउ ये डीआरडीटी जो कैलकुलेट करते हैं वो रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट वेक्टर। अगर आपको कोई पूछता है ये एक कर्व गिवन है, उस कर्व का डायरेक्शन बताना है, तो आप क्या कैलकुलेट करोगे? वेक्टर का पॉइंट पे टेंजेंट करेंगे सर, और टेंजेंट का डायरेक्शन के अलोंग ही कर्व का डायरेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, मतलब बेसिकली हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। टेंजेंट वेक्टर ऑब्वियसली किसी भी कर्व का डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ही होता है, किसी भी कर्व का डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करना चाहो वो टेंजेंट के अलोंग होगा। तो टेंजेंट वेक्टर कर्व का डायरेक्शन शो करता है। बट शशिकांत, कोई प्रॉब्लम है आपको? आप लोग ऑलमोस्ट 4-5 बार आप माइक ऑन ऑफ कर चुके हो, एनी प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड? सर ये ना हर क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, दिमाग खराब करके रखा है एकदम से। पिछले भी क्लास में पूरा माइक ऑन छोड़ दिया था, पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये, हद करता है एकदम से। सर व्हाइट बोर्ड शेयर कर दिया था क्लास में, ऑप्टिक्स की क्लास में लास्ट में। और एक बार अगर माइक ऑन हुआ तो मैं रिमूव ही करूंगा, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बस बार बार बोलना मेरे लिए पॉसिबल होगा नहीं।
सो अगर हम किसी कर्व के डायरेक्शन की बात करें तो कर्व का डायरेक्शन किस तरफ होता है, अलोंग द टेंजेंट होता है। मतलब जो टेंजेंट वेक्टर है वो बेसिकली कर्व का डायरेक्शन ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन किसी भी वेक्टर का जब आपको डायरेक्शन पूछा जाता है तो आप पूरा वेक्टर कैलकुलेट करते हो या यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करते हो? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, बिकॉज जो यूनिट वेक्टर होता है वही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसीलिए अगर आपको डायरेक्शन ऑफ द कर्व पूछा जाए तो भी हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व will be equal to the direction of the curve. तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज टेंजेंट वेक्टर, उसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो क्या मिलेगा? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ये टेंजेंट वेक्टर है, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसके रिलेटेड। जो एक्चुअल कर्व ड्रॉ करेंगे फिर उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो एन एग्जांपल, सपोज आपके पास एक वेक्टर है r जो t का फंक्शन है, इट इज a cos t I कैप प्लस b sin t j कैप। a cos t I कैप प्लस b sin t j कैप। ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर है पार्टिकल। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t। ठीक है, नाउ पार्टिकल जो है किसी कर्व के अलोंग मूव करेगा, ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है और पार्टिकल किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। तो वो कर्व का शेप क्या है ये काफी आसानी से पता कर सकते हो। अब देखिए इस पोजीशन वेक्टर का जो x कंपोनेंट है वो है a cos t और जो y कंपोनेंट है वो है b sin t। x है a cos t, y है b sin t। तो इनमें रिलेशन अगर आप कैलकुलेट करो, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने, ये तो ए बी है ना यहाँ पर। तो यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ए बी तो इक्वल नहीं है ना यहाँ पर, ये कैलकुलेट एक्स बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर, ये आएगा कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, जो बेसिकली क्या होता है 1। तो जो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। किस चीज का इक्वेशन है ये? इलिप्स का सर। इलिप्स। तो हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एन इलिप्स। पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर पता है, वहां से हम पार्टिकल किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है ये बता सकते हैं। तो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एन इलिप्स। सपोज किसी क्वेश्चन में अगर ये बोला रहे पोजीशन वेक्टर r as a function of time, it is a cos t I cap minus b cos t j cap, और पूछा गया पार्टिकल किस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है या ट्रैजेक्टरी ऑफ द पार्टिकल क्या है। ट्रैजेक्टरी का मतलब वही होता है पार्टिकल किस पाथ के अलोंग मूव कर रहा है। तो यहां पे देखिए x कंपोनेंट है a cos t और y कंपोनेंट है माइनस b cos t। एक्स वाई में रिलेशन अगर आप कैलकुलेट करो, दोनों में कोसाइन है, तो अगर आप इन दोनों का रेशियो कैलकुलेट करेंगे y बाई एक्स तो cos cos कैंसिल करेगा, क्या आ जाएगा? माइनस b बाई ए, स्ट्रेट लाइन होगा। राइट। y इक्वल टू माइनस b अपॉन ए एक्स।
यहाँ पे स्क्वायर करने का जरूरत ही नहीं है, बेसिकली हम साइन कोसाइन को रिमूव कर रहे हैं। पिछले वाले एग्जांपल में स्क्वायर करने का जरूरत पड़ा था कॉस साइन को रिमूव करने के लिए, यहाँ पे जस्ट रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो कोसाइन कैंसिल कर जाएगा। तो ये किस चीज का इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का। अगर हम ए और बी को पॉजिटिव मान के चलते हैं तो नेगेटिव स्लोप है या पॉजिटिव स्लोप है? नेगेटिव। नेगेटिव। हमने अगर स्मॉल ए और स्मॉल बी को पॉजिटिव मान लिया तो नेगेटिव स्लोप है। नेगेटिव स्लोप होने का मतलब स्ट्रेट लाइन कौन से क्वाड्रेंट में होगा? नेगेटिव स्लोप है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर पॉजिटिव स्लोप होता तो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहां से हम बोल सकते हैं पार्टिकल इज मूविंग along a straight line. तो सर हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एक बेसिक ट्रिक ये है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी निकालने के लिए उसमें से जो कॉस और साइन है उन टर्म्स को कैसे भी करके रिमूव किया जाए। बिल्कुल। और एक्स वाई के बीच में रिलेशन निकालें। ओके तो पैरामेट्रिक फॉर्म देना ऊपर। राइट। ये जो टेक्निक बताया गया ना, ये सेम टेक्निक, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया जाता है। आप जैम के सिलेबस में जो ऑप्टिक्स वाला पार्ट है, ऑप्टिक्स में आप लोग पोलराइजेशन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा भी होगा, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। वहां पे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन होता है लाइट के कॉरेस्पॉन्डिंग, और पूछा जाता है स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करो। मतलब वो सर्कुलरली पोलराइज्ड है, इलिप्टिकली पोलराइज्ड है, लीनियरली पोलराइज्ड है, ये सारी चीजें बतानी पड़ती है। उसमें भी कैलकुलेशन सिमिलर ही होता है। यहाँ पे जिस चीज को आप आर वेक्टर बोल रहे हो ना, वही वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर गिवन होता है। वहां पर भी एक्स और वाई के बीच में भी रिलेशन कैलकुलेट करते हैं। ये रिलेशन आने का मतलब स्टेट ऑफ पोलराइजेशन क्या होगा? इलिप्टिकली पोलराइज्ड। अगर सर्कल का इक्वेशन आया तो सर्कुलरली पोलराइज्ड। अगर स्ट्रेट लाइन आया लीनियरली पोलराइज्ड। तो ये सेम कैलकुलेशन जब आप स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कैलकुलेट करते हो तब भी यूज किया जाता है। वहां पे लैंग्वेज बदल गया बट मैथमेटिकल पार्ट रिमेन्स सेम। अगर हम ए टू बी कर दें तो सर्कल का इसको इक्वेशन हो जाएगा और क्या है। बिल्कुल। सर बट टी के अगर हम रिस्पेक्ट में देख रहे हैं सर, तब तो ये ऑसिलेटरी बिहेवियर शो कर रहा है ना, ऊपर वाला जो इलेक्ट्रिकली पोलराइज्ड जो आपने बोला। हाँ, अगर हम इंडिविजुअल एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट की बात करें तो सर्कुलर इलिप्टिकल मोशन में भी तो ऐसे ही होता है ना। सर्कुलर मोशन में अगर आप इंडिविजुअल एक्स और वाई कंपोनेंट की बात करो, ठीक है, तो वो तो सारा ऑसिलेटरी कंपोनेंट ही होगा इंडिविजुअल की बात करें तो। ये बेसिकली क्या शो कर रहा है, जो एक्स कंपोनेंट है वो टाइम के साथ साथ चेंज होगा, और वो चेंज होने का नेचर क्या है? ऑसिलेटरी। ये एक्स कंपोनेंट में चेंज है, ये वाई कंपोनेंट में चेंज है। सर नोट डाउन कर लिया है सर? यस सर। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर उसको क्यों लिखेंगे? क्या समझे नहीं? फर्स्ट वाले में क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस वाई स्क्वायर बाई बी है, तो उसको क्यों, मतलब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर नीचे क्यों लिखेंगे? 1 लाने के लिए। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है ना। तो यहां से अगर आप cos t कैलकुलेट करोगे तो cos t कैलकुलेट करोगे तो x बाई a आएगा, sin t कैलकुलेट करोगे तो y बाई b आएगा। तो cos स्क्वायर करेंगे तो ऑटोमेटिकली x स्क्वायर बाई a स्क्वायर तो आ जाएगा ना। ओके सर, यस। वो तो cos थीटा और sin थीटा का जो रिलेशन है उसका रिलेटेड है। सर इससे हमें कर्व की डायरेक्शन कहाँ पता चल रही है? बस हमें ये पता चल रहा है ना कि वो मतलब इस ट्रैजेक्टरी पे मूव कर रहा है कोई पार्टिकल। थोड़ा वेट कीजिए, पता चल जाएगा। ओके बताएंगे वो पढ़ लो। वैसे अभी टेंजेंट वाला पोर्शन बचा हुआ है तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। अब यहां से सिर्फ ये पता चल गया ये इलिप्स है, बट इलिप्स का ओरिएंटेशन क्या है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ये अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया। ओरिएंटेशन भी हम पता कर सकते हैं। देखिए कैसे,
जो इलिप्स वाला एग्जांपल था उसके कॉरिस्पॉन्डिंग पोजीशन वेक्टर हमने लिखा था a cos t i कैप प्लस b sin t j कैप। ये है, और हमने चेक करके देखा ये इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है x और y। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें इलिप्स को, xy plane, the ellipse will look like this, and this will be a, इसको सेमी मेजर एक्सिस लेंथ बोला जाता है, एंड दिस इज b which is सेमी माइनर। यहाँ पे हम a ग्रेटर देन b मान के चल रहे हैं, ऑपोजिट भी हो सकता है, b ग्रेटर देन a भी हो सकता है। तो पार्टिकल इस इलिप्स के अलोंग मूव कर रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है। जैसा आप ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन में पढ़ते हैं, अगर सर्कुलरली पोलराइज्ड है तो एक होता है राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड, एक होता है लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड। वैसे इलिप्टिकली पोलराइज्ड भी राइट लेफ्ट होता है। वो बेसिकली कर्व के ओरिएंटेशन से ही रिलेटेड है, या पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उससे रिलेटेड है। अब आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0, ये कैलकुलेट करना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए t इक्वल टू 0 पे क्या है, ए आई कैप। जस्ट आर वेक्टर के एक्सप्रेशन में t इक्वल टू 0 पुट करो, ये cos 0 1 sin 0 0, तो a i कैप मतलब ये x एक्सिस के अलोंग है। So this is the position vector of the particle at t equal to 0. ये जो एरो है, this is the position a I cap, x एक्सिस के अलोंग। आपने टाइम चेंज किया, at t equal to pi by 4 सपोज। ऐसा नहीं है जो आप पाई बाई 4 और 0 के बीच में दूसरा कोई पॉइंट नहीं ले सकते। सिंस हमें साइन पाई बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू पता है, इसलिए मैंने पाई बाई 4 चूज किया है। तो a cos पाई बाई 4 ये बनेगा a बाई रूट 2 आई कैप एंड प्लस b साइन पाई बाई 4 b बाई रूट 2। तो अब मुझे बताइए, ये ए आई कैप तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये जो पाई बाई 4 पे पोजीशन वेक्टर है ये किस क्वाड्रेंट में होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों पॉजिटिव हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा। मे बी यहां पे कहीं पे होगा, देखिए दिस इज द पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू पाई बाई 4। और वैसे एग्जैक्ट कहां पे है वो एकदम मतलब एरर मतलब एक्यूरेसी से ड्रॉ करना ही ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वो उसके लिए तो सारा स्केल पता होना चाहिए, पॉइंट्स कहां पे है वो पता होना चाहिए, बट ये आइडिया तो लग रहा है ये पोजीशन वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा बिकॉज एक्स वाई दोनों पॉजिटिव है। तो आप बताइए t इक्वल टू 0 पे पोजीशन वेक्टर यहां पे था, t इक्वल टू पाई बाई 4 पे पोजीशन वेक्टर यहां पर है, तो ये पोजीशन वेक्टर का जो चेंज हुआ है ये कौन से डायरेक्शन में हुआ है? इसका मतलब पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कर्व का डायरेक्शन क्या होगा या पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
टी इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करो पोजीशन वेक्टर कहां पे है, और पाई बाई 4 पे कैलकुलेट करो कहां पे है। ये जिस तरफ रोटेट कर रहा है वही पार्टिकल के मूवमेंट का डायरेक्शन है। ये सेम प्रोसेस पोलराइजेशन में भी राइट लेफ्ट चेक करने के लिए कैलकुलेट किया जाता है। अब राइट लेफ्ट का कन्वेंशन क्या है, मतलब किसको राइट बोलेंगे किसको लेफ्ट बोलेंगे, वो ऑप्टिक्स वाले सर बताएंगे, बिकॉज ये डिफरेंट टेक्स्ट बुक में ये कन्वेंशन थोड़ा डिफरेंट होता है, किसको राइट सर्कुलरली बोलते हैं किसको लेफ्ट सर्कुलरली बोलते हैं, तो वो सर ही बता देंगे। ठीक है, बिकॉज डिफरेंट टेक्स्ट बुक में क्या होता है, एग्जाम में किस कन्वेंशन में पूछा जाता है, तो वो ही अच्छे से बता पाएंगे। जस्ट ये समझ लीजिए यहाँ पे जो हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बोल रहे हैं उसी को पोलराइजेशन में राइट लेफ्ट या लेफ्ट राइट से कनेक्ट किया जाता है। सर ने ये बताया था कि ये लेफ्ट पोलराइज है। ठीक है, जो भी सर ने बताया था। ठीक है, बिकॉज नॉर्मली दो कन्वेंशन होते हैं, आप किस तरफ से देख रहे हो, आप सोर्स की तरफ बैठे हुए हो या ऑब्जर्वर की तरफ बैठे हुए हो, उसके अकॉर्डिंग राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ठीक है, मैंने बहुत दिनों से वो कन्वेंशन मतलब एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक में कौन सा रहता है, क्वेश्चन में कैसा पूछा जाता है, इसलिए मैं कमेंट नहीं करूंगा, सर ने बता दिया होगा। सर हाँ बताइए। सर अगर हम 3π/2 लेते हैं तो उस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हो सकता है, क्लॉकवाइज मूव करके वहां पे पहुंचा हो सर? तो थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे ना, एकदम ऊपर इतना बड़ा चेंज क्यों कर देंगे? अच्छा, मतलब सर स्लाइड चेंजेस के लिए हम देख रहे हैं। अब अगर हम 0 से जा रहे हैं तो 0 से सडनली हम 3π/2 तो थोड़ी ना पहुंच जाएंगे, थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। 0 रखेंगे, π/2 रखेंगे, फिर 0 π/4 π/2 ऐसा रखेंगे। ओके सर। सर अगर 7 π/4 रखे तो? भाई सेम ही क्वेश्चन है, अब 0 से डायरेक्ट क्या 7 π/4 एंगल पे पहुंच जाते हो, या बीच में कोई एंगल नहीं आता, 45 60 90 कुछ नहीं आता? तो वही तो टेक्निक बताया ना, 0 से है तो थोड़ा सा चेंज करो, 30 45 60 और देखो क्या चेंज आ रहा है। अब 0 से आप अगर आप 300 डिग्री पहुंच जाओगे तब तो आंसर गलत ही आएगा, तब तो कोई कन्वेंशन काम नहीं करेगा। तो सर इसलिए हमने वो डेल्टा को मतलब काफी छोटा अज्यूम करा था ना। वही बात है ना, बिल्कुल डेल्टा टी स्मॉल लेना पड़ता है ना, स्मॉल चेंज करना पड़ता है। समझ में आ गया सर। तो यहाँ पे कर्व का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। अब टेंजेंट वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने देखा था वेक्टर का जो डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट से कनेक्टेड। अब आप यहाँ पे बताइए, अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट ना भी करें, ये सिंपल ऐसे एग्जांपल्स आप लोगों ने मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। अब देखो इस पॉइंट पे, इसमें तो थोड़ा सा दूसरे पॉइंट पे चेक करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें ड्रॉ कर ली ऑलरेडी। इस पॉइंट पे अब चेक करके अगर देखें, ये जो पॉइंट है ना, ये t इक्वल टू π/2 के लिए आएगा। t इक्वल टू π/2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है? bj कैप ये आएगा, और ये जो है ये आएगा t इक्वल टू पाई के लिए। यहां पे t के बदले π/2 पुट करो, वेक्टर इस तरफ आएगा, t के बदले पाई पुट करो, वेक्टर इस तरफ आएगा। अब आप मुझे बताइए, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस कर्व के ऊपर टेंजेंट किस तरफ होगा, लेफ्ट राइट? लेफ्ट की तरफ से, बिकॉज कर्व का ओरिएंटेशन तो एंटी क्लॉकवाइज है ना। यस सर। इधर है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर होगा। इसका डायरेक्शन क्या है? काफी आसान, आई कैप, नेगेटिव एक्स एक्सिस। और इस पॉइंट पे टेंजेंट किस तरफ होगा? -j कैप, नीचे की तरफ। एंटी क्लॉकवाइज है तो ये बता ही सकते हैं ऊपर होगा या नीचे होगा। नाउ डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर आपने इस पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया dr dt, तो dr dt क्या आएगा बताइए? डेरिवेटिव करो, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो माइनस a साइन t आई कैप प्लस b साइन t, साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos b cos t j कैप।
जो पोजीशन वेक्टर है उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो ये आ जाएगा। ठीक है, नाउ सपोज हम कुछ पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं। dr dt टेंजेंट वेक्टर है, तो dr dt एट t इक्वल टू π/2 क्या आएगा बताइए? माइनस ए आई कैप। माइनस ए आई कैप। माइनस ए आई कैप एंड dr dt एट t इक्वल टू पाई माइनस बी जे कैप। माइनस बी जे कैप। जस्ट आप यहाँ पे t का वैल्यू कैलकुलेट पुट करो, π/2 पाई, इसमें ये आ जाएगा। और जो dr dt है वही तो टेंजेंट वेक्टर है ना, तो आप यहाँ पे नोटिस करो t इक्वल टू π/2 पे जो टेंजेंट वेक्टर है उसका डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस आई कैप। तो देखो t इक्वल टू π/2 पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया था इसका डायरेक्शन क्या था? माइनस आई कैप। इसका डायरेक्शन क्या है? माइनस आई कैप। अगर हम t इक्वल टू पाई की बात करें उसमें टेंजेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? माइनस जे कैप। देखिए t इक्वल टू पाई पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया था उसका डायरेक्शन भी क्या है? माइनस जे कैप। आप ईच एंड एवरी पॉइंट पे चेक कर सकते हैं। हम पर्टिकुलरली इन पॉइंट्स की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज π/2 पाई इन पे हमें साइन कोसाइन का वैल्यू पता है। अदरवाइज आप किसी भी एंगल के लिए चेक करके देख सकते हैं, आपके पास कैलकुलेटर है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करो और यहां से कैलकुलेट करो, सेम रिजल्ट आएगा। देखो माइनस आई कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप। तो जो डेरिवेटिव हम कैलकुलेट करते हैं ये बेसिकली टेंजेंट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। और अगर आप इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा। जैसे अगर आप इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा? माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। और इसको अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या आएगा? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप। सिंपल, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो ये क्लियर है, ये डेरिवेटिव टेंजेंट ये रिजल्ट मैच कर रहा है। यस सर। नोट डाउन कर लीजिए, या कोई डाउट है इसमें तो प्लीज आस्क। सर कोई कॉम्प्लेक्स कर्व अगर उठाते हैं तब फिर उसमें क्या होगा? कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, उसको ड्रॉ करना मुश्किल होगा, ये सिर्फ दिक्कत आएगी। बाकी कितना भी कॉम्प्लेक्स कर्व हो, ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया ये वैलिड है। ड्रॉ करना मुश्किल होगा, यही होगा और कुछ नहीं हो सकता। सर मतलब उसमें भी हमें ओरिएंटेशन पता चल जाएगी कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जो से टेक्निक बताया गया, t इक्वल टू 0 पे चेक करो, फिर थोड़ा सा चेंज करो t में। ओके सर बताइए। सर ये जो dr/dt t इक्वल टू π/2 और पाई पे जो a और b आया है ये मैग्नीट्यूड है क्या टेंजेंट का उस पॉइंट पे? टेंजेंट का इसका टेंजेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है बिल्कुल ये। अच्छा, तो फिर सर अगर r वेक्टर t का मतलब r t का हम लोग को अगर ये निकालना था डायरेक्शन ऑफ कर्व, तो सीधा सीधा यूनिट टेंजेंट वेक्टर वहीं से नहीं निकाल सकते थे dr/dt अपॉन मॉड dr/dt करके? बिल्कुल निकाल सकते, एक ही बात है, बिल्कुल तो सेम मतलब रिजल्ट आएगा। किसी पॉइंट पे हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि बस dr/dt लिख दिए माइनस a sin t प्लस b cos t और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर t, यही होगा ना? बिल्कुल, दैट विल बी द टेंजेंट वेक्टर फॉर एनी टाइम t। अच्छा सर, ठीक है सर। जनरल फॉर्म होगा, फिर जिस टाइम पे आपको चेक करना है उसको वैल्यू पुट कर दो। जो dr/dt में जो माइनस a है वो टेंजेंट का मैग्नीट्यूड होगा या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड a है, माइनस जो है वो डायरेक्शन की वजह से आ रहा है, मैग्नीट्यूड तो a है। बोलोगे हाँ, वो मैं बोल रहा टेंजेंट हूँ वेक्टर का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड। मतलब वही वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड।
सर पाई बाई 4 के लिए Okay. डायरेक्शंस क्या बताएंगे? आई के प्लस जे। बताइए एनीवन, इसके लिए डायरेक्शन कैसे बताएंगे? पाई बाई 4 के लिए उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ये जो डी आर डी टी कैलकुलेट किया है, पहले आप पाई बाई 4 पे इसको कैलकुलेट कर लो। डी आर डी टी, और डी आर डी टी देख के भी बता सकते हैं जो कहां पे होगा, ये तो आइडिया लगा ही सकते हैं। पाई बाई 4 है तो डी आर डी टी एट पाई बाई 4 क्या आएगा? माइनस ए साइन पाई बाई 4, तो माइनस ए बाई √2 आई कैप, और बी कॉस पाई बाई 4 बी बाई √2 जे कैप। आप यहां पे एक चीज बताइए, यहां पर एक्स कंपोनेंट नेगेटिव है, वाई कंपोनेंट जो है वो सॉरी √2 होगा, वाई कंपोनेंट पॉजिटिव है। तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव और वाई कंपोनेंट पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। और सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब एंगल 90 से 180 के बीच में होगा। यस सर। ठीक है, लुक एट द पॉइंटर। t इक्वल टू पाई बाई 4 पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, टेंजेंट क्या इस तरफ नहीं होगा? तो इस टेंजेंट के लिए अगर आप एंगल कैलकुलेट करो, ये 90 से 180 के बीच में ही तो होगा। किसके साथ एंगल कैलकुलेट कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के साथ। ये टेंजेंट जो है इसको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करोगे तो ये एक्स के साथ एंगल पता चल जाएगा। एक्स के साथ जो एंगल है वो 90 और 180 के बीच में ही तो होगा ना? यस सर। ठीक है, वो यहां से भी बता सकते हैं। एक्स नेगेटिव आया, वाई पॉजिटिव आया, तो सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 से 180 के बीच में ही होगा। 135 होगा ना? नहीं, 135 होगा, वो ए बी पे डिपेंड करेगा ना। अगर ए इक्वल टू बी होता है तो 135 डिग्री होगा। अच्छा हाँ सर। ठीक है सर, हम टेंजेंट एंड एनी पॉइंट एनी टाइम निकाल करके उसमें सर वैल्यू नहीं पुट कर सकते ना? टेंजेंट आप एनी टाइम किसका वैल्यू पुट करना है? मैग्नीट्यूड, जैसे सर आपने बताया कि एक बच्चे ने पूछा था तो आपने बोला कि ये जो dr बाई डी टी लिखा है इसको अगर हम मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो यूनिट टेंजेंट का वेक्टर आएगा सर। तो उसको सर हम किसी टाइम t के लिए थोड़ी लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? हम तो टी के फॉर्म में लिखेंगे ना। इसको अगर आपने मतलब सर मैग्नीट्यूड जैसे से डिवाइड किया तो क्या हाँ आएगा? सर। अंडर रूट ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी। हाँ सर बिल्कुल। तो वो टी टाइम पे ही होगा। फिर जिस टाइम पे पूछा गया है वो टी पुट कर दो, हाँ यही तो सर आंसर वो आएगा। नीचे नीचे फिर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा ना? आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे पुट करके देखो ना। सर मान लेते पाई बाई 2 पे पुट कर रहे हैं अपन। हाँ तो कैलकुलेट करो क्या आ रहा है। सर ए अपॉन तो सर साइन पाई बाई माइनस 2 1 बनेगा, कॉस पाई बाई 2 0 नहीं बन जाएगा? बी स्क्वायर वाला पार्ट तो अरे 0 बन लेकिन जाएगा। सर नीचे तो आएगा ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ए स्क्वायर के साथ साइन स्क्वायर कहाँ चला गया? उड़ गया। सर जब मैग्नीट्यूड, अच्छा हाँ ए स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है सर। 1 नहीं होगा, मुझे लग रहा था 1 होगा। ठीक है सर, क्लियर हो गया। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सर एक डाउट था सर। बताइए। सर किसी भी कर्व पर अगर हम 2 पॉइंट्स ले लें और सर उन दोनों पॉइंट्स का सर डिफरेंस निकाल लें तो सर वो हमको स्ट्रेट लाइन देगा। डिफरेंस निकालने में तो डिफरेंस किस सेंस में निकालते हो? अगर आप वेक्टर की बात करो स्ट्रेट लाइन तो वो अलग बात है। डिफरेंस मतलब सर कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसी इलिप्स पर सर एक पॉइंट हमने ले लिया, वो थोड़ा पहले है और दूसरा पॉइंट थोड़ा बाद में है, तो सर और उनका पोजीशन वेक्टर आर और आर डैश है, तो सर जो डेल्टा आर होगा इन दोनों का मतलब डिफरेंस, तो सर वो स्ट्रेट लाइन देगा। बिल्कुल। तो सर उसका जो स्लोप होगा सर वो टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा। टेंजेंट वेक्टर का
सर जो उसका स्लोप होगा वो सर जो हाँ। टेंजेंट एट द पॉइंट पे करेंगे तो सर उसके इक्वल होगा, तो सर हम लोग डेल्टा आर को ही क्यों नहीं टेंजेंट वेक्टर कहते हैं? डेल्टा आर को ही टेंजेंट वेक्टर क्यों नहीं कहते हैं? बिकॉज यहाँ पे हम डेरिवेटिव जो कैलकुलेट करते हैं चेंज इन आर, तो चेंज इन आर बोलेंगे तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना पड़ेगा ना। सिर्फ डेल्टा आर डायरेक्शन सेम है, आपकी बात सही बात है, लेकिन वेक्टर अगर आपको लाना है आप चेंज करोगे ना आर का, तो आर का चेंज किसके रिस्पेक्ट में करोगे? सर जो भी टी के पैरामीटर ले रिस्पेक्ट रहे में। हैं, हाँ, तो वो हाँ। करना पड़ेगा तभी तो वेक्टर फॉर्म में आएगा। सिर्फ डेल्टा आर लेके उसको आप अगर डेल्टा आर लेते हो तो ऑटोमेटिकली टी के रिस्पेक्ट में चेंज तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझ लो, अगर आप डेरिवेटिव वाले पार्ट की बात करो क्यों लिया जाता है, ऑल्सो वेक्टर का पार्ट नहीं है ये। आप लोगों ने स्कूल लेवल में जब किसी भी कर्व का स्लोप कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे? y इक्वल टू एफ एक्स है। स्लोप कैसे कैलकुलेट करते थे? बाई डी एक्स। डेरिवेटिव टेंजेंट के स्लोप से कनेक्टेड था, तो वहां पर भी डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है। टेंजेंट वेक्टर में आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सिर्फ dy तो आपका स्लोप नहीं होता ना, dy बाई dx होता है। तो सिर्फ डेल्टा आर लेंगे तो वो टेंजेंट वेक्टर नहीं होगा। dr dt विल रिप्रेजेंट द टेंजेंट वेक्टर, बिकॉज सिर्फ डेल्टा आर जो है टेंजेंट होने के लिए चेंज इन टाइम क्या होना चाहिए? एक पॉइंट ये भी बताया गया था ना, टेंस टू जीरो। अगर आप सिर्फ डेल्टा आर लेते हैं तो इसका मतलब क्या डेल्टा टी स्मॉल हो रहा है? ये कंडीशन भी तो लेना पड़ेगा ना, तभी तो टेंजेंट आएगा। सिर्फ डेल्टा आर लेने पे थोड़ी ना टेंजेंट आएगा। स्मॉल टी भी तो होना चाहिए, चेंज इन टी स्मॉल होना चाहिए। सर मतलब कि जो टेंजेंट वेक्टर है वो उसको अगर हम फिजिकली इंटरप्रेट करें तो वो वेलोसिटी, अगर मतलब वेलोसिटी की डायमेंशन से मैच करेगी, और अगर हम सिर्फ डेल्टा आर बोलते हैं सर तो सिर्फ पोजीशन के डायमेंशन मतलब डिस्प्लेसमेंट का बिल्कुल बिल्कुल। या आप इस एग्जांपल से भी एक समझ सकते हो, सिर्फ डेल्टा आर लेने पे फायदा नहीं होगा। सपोज आपने एक पॉइंट लिया ये और दूसरा पॉइंट लिया ये, अब बताइए इसको अगर आप कनेक्ट करोगे तो दिखेगा कैसे? ऐसे केसेस भी तो आ सकते हैं ना, अगर आपने लार्ज चेंज लिया तो वो एग्जैक्ट टेंजेंट तो होगा नहीं। जितना आप स्मॉल टी लेंगे, चेंज इन टाइम स्मॉल लेंगे, वो इतना ही टेंजेंट को अप्रोच करेगा। तो चेंज इन टाइम स्मॉल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। ठीक है? टेंजेंट तो कर्व के एक ही पॉइंट पे टच करता है, जब टी पर स्मॉलेस्ट करेंगे तो एक ऑटोमेटिक वो एक ही पे टच करेगा। आपका वॉइस ब्रेक कर रहा है। ऐसा कर रहा हूँ कि टेंजेंट जो किसी भी कर्व को तो एक ही पॉइंट पे आखिर टच करता है, और टाइम को अगर हम बहुत स्मॉल लेते हैं तो उसका मतलब एक ही पॉइंट पर तो हो ही जाएगा। वो पॉइंट तो आर वेक्टर के कोरिस्पोंडिंग है ना, टी के कोरिस्पोंडिंग थोड़ी ना है। जो पॉइंट की आप बात कर रहे हो वो पॉइंट तो बेसिकली आर वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो टी स्मॉल है तो थोड़ी ना वो कोइंसाइड करेगा जो भी आप बोल रहे हो, वो तो आर वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है ना। ये जो पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट क्या है? ये तो आर वेक्टर है ना, ये आर वेक्टर का टिप है एट पर्टिकुलर टाइम। सर फिजिक्स में भी तो हम यही करते थे ना, मतलब जैसे हम वेलोसिटी निकालते थे सर तो इंस्टेंटेनियस निकालते थे, मतलब और बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट तो हम किसी भी पॉइंट के लिए निकाल सकते हैं, डेल्टा आर जो है। बिल्कुल बिल्कुल। वेलोसिटी निकालना है तो स्मॉल चेंज तो करना ही पड़ेगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए। ना ये जो डेरिवेटिव है इसको हम और एक तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, वेलोसिटी एक्सीलरेशन, जो आप मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं। इफ आर वेक्टर रिप्रेजेंट्स द position of the particle at time t, then its first order derivative will represent velocity of the particle at time t, and second order derivative will represent acceleration of the particle at time t. तो r वेक्टर अगर पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इसमें सच एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है स्कूल लेवल से। प्लीज
नोट डाउन कर लीजिए। सर अगर हम सिर्फ डेल्टा आर बाई डेल्टा टी लेते हैं सर, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मतलब उसका तो कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा ना। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी तो लार्ज, मतलब उसको टेंजेंट वेक्टर नहीं बोलेंगे, बस वो लार्ज चेंज भी हो सकता है ना। बस लार्ज चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब उसका कोई बिल्कुल। फिजिकली हम नहीं बता सकते वो क्या है। हम्म। ओके सर। सर उसको एवरेज स्लोप बोल सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? उसको एवरेज चेंज बोल सकते हैं, एवरेज स्लोप। हाँ, उससे रिलेट कर सकते हैं एवरेज। हो जाए तो बता दीजिएगा। सर dy ओवर dx अगर f ऑफ f डैश t के इक्वल है तो सर f डैश सॉरी x के, तो सर f डैश x को प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर लिखा था एक बुक में, इसका क्या मतलब हुआ? वो किस सेंस में लिखा गया वो देखना पड़ेगा ना। प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर आई थिंक चेंज इन एक्स के रेस्पेक्ट में लिखा गया था ना। जैसे dx को हम लिखते हैं, dx को हम क्या लिख सकते हैं, dy dx इंटू dx। तो चेंज इन y और चेंज इन x प्रोपोर्शनल है, और साथ में जो dy dx आता है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही तो होगा। कैसे लिख सकते हैं ना। सपोज डेल्टा y है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस तरीके से। तो जो चेंज इन y है और चेंज इन x है ये प्रोपोर्शनल है, और ये क्वांटिटी क्या होगा, dy dx जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मे भी उस सेंस में बोला गया हो। ओके। हो गया सर। हो गया सर। ओके। सो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए एक कर्व के बारे में बोला गया है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कर्व का जो ये वेक्टर फॉर्म दिया गया है इसका मतलब ये है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका टिप इस कर्व के ऊपर होगा। जैसे हमने ड्रॉ भी किया था, मतलब पीछे जा रहा हूं, ये जो ड्रॉ किया था दिस वन, ये आर वेक्टर है, और इस आर वेक्टर का जो टिप है वो इस कर्व के ऊपर है। इलिप्स वाले में भी देखिए, ये जो रेड एरोज आपको दिख रहे हैं, ये रेड एरोज बेसिकली क्या है, पोजीशन वेक्टर, और इस पोजीशन वेक्टर का जो टिप है वो कर्व के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन में भी वही मतलब है, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका टिप जिस कर्व के ऊपर होगा उसकी बात की गई है। तो उस कर्व के ऊपर हमें टेंजेंट पूछा गया है, और टेंजेंट के बीच में एंगल पूछा गया है। ऑप्शन सी सर। यस सर, सही होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। तो पहले आप टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करो
किस किस टाइम पे पूछा गया है? t इक्वल टू ±1। तो टेंजेंट वेक्टर एट t इक्वल टू +1, तो बेसिकली आप डेरिवेटिव करोगे। यहाँ पे क्या यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करना जरूरी है या टेंजेंट वेक्टर से काम चल जाएगा? टेंजेंट वेक्टर वेक्टर से काम चल जाएगा। टेंजेंट वेक्टर, बिकॉज टेंजेंट वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बीच में एंगल तो सेम ही रहेगा ना, तो टेंजेंट वेक्टर कैलकुलेट करने से ही काम चल जाएगा। तो dr dt एट t इक्वल टू 1, ये देखिए आएगा 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। सर 2 बताइए। नहीं सर, टी के लिए 1 लगाए कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? सर टी के लिए हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना उसमें। पहले डेरिवेटिव करेंगे फिर t के बदले 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ सर। और टेंजेंट वेक्टर है t इक्वल टू -1 आएगा -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ना इनके बीच में एंगल कैलकुलेट करने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? डॉट प्रोडक्ट। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो कॉस थीटा होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। दो वेक्टर पता है, उनके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है, तो डॉट प्रोडक्ट का ही फॉर्मूला यूज कर लीजिए। थीटा आएगा cos इनवर्स 9/17, सी ऑप्शन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल। बट ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल के पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनका मतलब क्या है ये हमें समझ में आना चाहिए। तो सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर पॉइंट फंक्शन। अब आपको लग सकता है जी स्केलर फंक्शन वेक्टर फंक्शन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन क्या अलग है? स्केलर फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन कुछ डिफरेंस है या सेम है? वेक्टर फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन सेम है या डिफरेंट है? कोई बता सकता है? स्केलर फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन सेम, डिफरेंट? जस्ट ये बताइए। सर पॉइंट फंक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो मतलब किसी पॉइंट पे हम मतलब देख रहे हैं क्या चेंजेस के बारे में? सर जैसे ईच पॉइंट से हम मतलब कुछ लाइक हर एक पॉइंट पे चेंजेस की बात कर रहे हैं ओवरऑल की, मतलब हर उसमें सर ना ऐसा होगा कि हम पूरा ओवरऑल चेंज की बात नहीं कर सकते। जैसे पिछले वाले केस में क्या था कि पूरा डेरिवेटिव करके हमने वो किसी टाइम के लिए किसी भी चीज के लिए निकाल लिया। इसमें सर कि ईच एंड एवरी पॉइंट के लिए हम चेंजेस निकाल रहे हो शायद। देखिए जब हम स्केलर फंक्शन की बात करते हैं, सरफेस और नोड्स की बात करते हैं, इसलिए जैसे सर डेंसिटी है सर, ये स्केलर पॉइंट फंक्शन है। जैसे सर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। सर किसी पॉइंट पे वो कैसा क्वांटिटी हमें देता है, डायरेक्शन देता है या नहीं देता है 3 डायमेंशनल स्पेस में? मेरा क्वेश्चन आपने सही से सुना नहीं है। मैंने क्वेश्चन पूछा था स्केलर फंक्शन और स्केलर पॉइंट फंक्शन में क्या डिफरेंस है। मैंने दोनों का एग्जांपल नहीं पूछा। सर जैसे साइन एक्स एक स्केलर फंक्शन है और x² y एक स्केलर पॉइंट फंक्शन है सर। कैसे बोल रहे हैं? मैं एग्जांपल नहीं, इन जनरल फंक्शन क्या मत डिफरेंस क्या ही पूछ रहा हूँ। सर स्केलर पॉइंट फंक्शन सर पूरा स्पेस में डिफाइन होता है। अब वेक्टर पॉइंट स्केलर फंक्शन होता है जो हर जगह वैलिड नहीं होता है, हर जगह डिफाइन नहीं होता है, उसका एक ट्रैजेक्टरी होता है फिक्स।
Scalar point function is basically a subset of scalar function. Vector point function is basically a subset of vector function. जब हम स्केलर फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन है तो कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी तो होगा ना। तो स्केलर फंक्शन जब हम बोलते हैं उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है, मतलब पोजीशन टाइम दोनों हो सकते हैं। जब हम स्केलर फंक्शन की बात करेंगे, स्केलर फंक्शन पोजीशन का फंक्शन भी हो सकता है और टाइम का फंक्शन भी हो सकता है। एक्स वाई जेड टी किसी का भी फंक्शन हो सकता है। जब हम स्केलर पॉइंट फंक्शन की बात करेंगे, पॉइंट का मतलब स्पेसिफिकली वो किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। जब हम इन जनरल अभी तक जो हम स्केलर फंक्शन की बात करते आए हैं, स्केलर फंक्शन मतलब वो एक्स वाई जेड का भी फंक्शन हो सकता है, टी का भी फंक्शन हो सकता है, पोजीशन का भी, टाइम का भी। बट स्केलर पॉइंट फंक्शन, ये पॉइंट मेंशन करने का मतलब है वो स्पेसिफिकली किसका फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो वो क्वांटिटी डिफरेंट होगा। सेम वेक्टर फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ये डिफरेंस है। वेक्टर फंक्शन जब हम बोलेंगे तो वो पोजीशन का फंक्शन भी हो सकता है, टाइम का फंक्शन भी हो सकता है। बट जब हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन की बात करेंगे तब वो किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का। पॉइंट का मतलब वो एक्स वाई जेड इन तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन। तो वही चीज देखे यहां पे लिखा गया है। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन स्केलर फंक्शन का ही एक सबसेट है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन वेक्टर फंक्शन का ही एक सबसेट है। देखिए क्या लिखा गया है, स्केलर पॉइंट फंक्शन जो मैंने अभी बताया उसी को यहां पे लिखा गया। देखिए, इन सम रीजन कैपिटल आर ए स्केलर फंक्शन। अब देखो स्केलर फंक्शन ये बेसिकली पोजीशन कोऑर्डिनेट का फंक्शन है ना, एक्स वाई जेड का। तो स्केलर पॉइंट फंक्शन भी एक स्केलर फंक्शन ही है। स्पेसिफिक पार्ट क्या है, ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा, टी का नहीं, एक्स वाई जेड का फंक्शन है। सो दिस इज एसोसिएटेड विथ ईच पॉइंट पी, देन एफ इज कॉल्ड ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। इन सिंपल वर्ड ऐसे मान लीजिए, इन सम रीजन दो पॉइंट्स हैं P1 एंड P2। P1 पॉइंट पे f का वैल्यू है f1। जब आप P1 पॉइंट से P2 पॉइंट पे जाएंगे तो एक्स वाई जेड सेम रहेगा या डिफरेंट होगा, एक्स वाई जेड डिफरेंट, तो फंक्शन में भी चेंज आएगा। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाते हैं तो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा और जो स्केलर फंक्शन f है उसका वैल्यू भी चेंज करेगा। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, यहां पे तो हम टाइम का वेरिएशन ले ही नहीं रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप जिस रूम के अंदर बैठे हुए हो, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस रूम के अंदर क्या सारे पॉइंट पे टेम्परेचर सेम है? नो सर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर तो कुछ होगा, बट जिस रूम पे आप बैठे हुए हो किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप मेजर करते हैं तो अलग अलग पॉइंट पे टेम्परेचर अलग अलग होगा। एक रूम से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर आपके रूम में एसी भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, जहां पे एसी चल रहा है, एसी के जो ब्लेड उसके जहां से हवा निकलता है, एसी के आसपास टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा नॉर्मली। और अगर आप एसी से काफी दूर खड़े हैं तो वहां पे टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। अब पूरे रूम पे सारे पॉइंट पे टेम्परेचर तो सेम नहीं होता। एसी के एकदम सामने खड़े हो जाते हैं तो ज्यादा मतलब ठंडा लगता है, मतलब टेम्परेचर कम है, और दूर खड़े होते हैं तो गर्मी लगती है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तो टेम्परेचर चेंज करेगा, और टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर पॉइंट फंक्शन। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म में आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है, V। वो भी एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू चेंज होता है, और सिंस ये स्केलर क्वांटिटी है इसीलिए इसको स्केलर पॉइंट फंक्शन बोला गया है। पॉइंट का मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो वैल्यू चेंज होगा। हाँ बताइए सर, यहाँ पर डेफिनेशन में हमने रीजन कैसे डिफाइन किया है? कोई भी पर्टिकुलर रीजन ले लीजिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, एनी रीजन। मतलब कि जिस जिस जगह पे हम लोग वो फंक्शन लिखना चाहते हैं बस वही ना, अलग से कोई बाउंड्री तो नहीं है ना पहले से कोई फंक्शन? जो जिस रीजन को आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, सिंपल। ऐसा तो नहीं है ना कि वो रीजन पहले से डिफाइंड है किसी और फंक्शन के द्वारा या बाउंडेड है किसी वजह से? जस्ट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जिस स्केलर फंक्शन की आप बात कर रहे हो वो स्केलर फंक्शन उस रीजन में डिफाइंड। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर पिछले वाले केस में भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा था ना, मतलब पॉइंट्स हम चेंज कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहे हैं, तो फंक्शन भी चेंज हो रहा है, अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है। वहां पे टी का भी, वहां पे पहले टी के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा था, डिफरेंट टाइम पे पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन पे था। यहाँ पे हम एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम का वेरिएशन नहीं ले रहे हैं। मतलब सर ये एक स्पेशल केस हो गया ना उसका, पिछले वाले का। हाँ बिल्कुल, स्केलर फंक्शन का स्पेशल केस है स्केलर पॉइंट फंक्शन। जी सर। तो जैसे हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन डिफाइन किया, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी एक वेक्टर फंक्शन ही है, बट यहाँ पे ये एक्स वाई जेड का फंक्शन होगा। यहाँ पे कोई हम टाइम वेरिएशन नहीं ले रहे, पर्टिकुलर टाइम पे जो वेक्टर क्वांटिटी है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन है। अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं, P1 से P2, तो ये वेक्टर क्वांटिटी चेंज होगा। यहां पे सपोज A1 है, यहां पे A2 बन गया। कोई बता सकता है वेक्टर में चेंज होने का मतलब उसके मैग्नीट्यूड में चेंज है या डायरेक्शन में चेंज है? डायरेक्शन दोनों हो सकता है सर। डायरेक्शन दोनों हो सकता है, आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कोई भी एक चेंज कर देते हैं या दोनों चेंज कर देते हैं तो वेक्टर तो चेंज होगा ही। यस ठीक है, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो वेक्टर चेंज होगा, तो इसीलिए इसको वेक्टर पॉइंट फंक्शन। इसका एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब आप मेजर करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन होगा? एक्स वाई जेड। मैग्नेटिक फील्ड एक्स वाई जेड। तो ये एक बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएंगे तो वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? सर हम यहाँ पॉइंट फंक्शन के ऐसा बोल सकते हैं कि जो पाथ है जब हम t 0 कर देते हैं वो पॉइंट में लिमिटेड होके रह जाता है। इसको सर जो भी पॉइंट फंक्शन हो, स्केलर हो या वेक्टर हो, किसको जीरो कर देते हैं? तो p को, जैसे कि जो टोटल फंक्शन है वो पाथ को शो करता है। टोटल फंक्शन पाथ को नहीं शो कर रहा है। जो एक्स वाई जेड टी है, हाँ 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 हाँ, अगर वो टोटल पाथ को शो करे, अगर हम t 0 कर दे वो एक पॉइंट में लिमिटेड होके रह जाता है, इसीलिए पॉइंट फंक्शन हम इसको सिर्फ एक पॉइंट को ही दिखाता है, ऐसा बोल सकते हैं। पॉइंट फंक्शन का मतलब ये नहीं है सर, वो कह रहे हैं ना कि टाइम जीरो कर देंगे। नहीं, टाइम को जीरो नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर फिक्स कर देंगे। हम एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम टाइम को जीरो नहीं कर रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो पिछले वाला केस है, जब टाइम स्मॉल कर दिया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा। यहाँ पे टाइम जीरो नहीं है, यहाँ पे एक फिक्स टाइम है। बेसिकली एक फिक्स टाइम पे हम ये वेरिएशन चेक कर रहे हैं। जैसे आप लोग ऐसे एग्जांपल आप ले लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप लोगों ने ये चीजें पढ़ी होंगी। एक सर्कुलर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सर्कुलर डिस्क के कॉरिस्पॉन्डिंग, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वेरिएशन, तो वो भी आप एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में प्लॉट करते हो ना। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो बेसिकली
स्पेस में डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, पोटेंशियल कैसे चेंज होगा, उसके आप ग्राफ प्लॉट्स करते हो। तो वही स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। पोटेंशियल है तो स्केलर पॉइंट फंक्शन, और फील्ड है तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन। सर क्या सर टाइम इंडिपेंडेंट है, टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है। तो एवरी टाइम पे वेरिएशन सेम रहेगा। सर आपने जो ऊपर वाला एग्जांपल लिया P1 P2 पॉइंट पे F1 F2 लिया, ये फंक्शन डिफरेंट है या सर उनकी वैल्यू डिफरेंट है? वैल्यू डिफरेंट है, वैल्यू डिफरेंट, सेम फंक्शन है, वैल्यू डिफरेंट। इसी फंक्शन का वैल्यू है P1 पे F1, P2 पे F2। सर डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोल सकते हैं क्या? डिस्प्लेसमेंट वो तो टाइम के रेस्पेक्ट में हो जाएगा ना। तो फिर वेलोसिटी आ जाएगी ना अगर हम टाइम पे। बिल्कुल, वो टाइम के रेस्पेक्ट में है ना, वहां पे, यहाँ पे तो XYZ होना चाहिए। नहीं सर, मतलब चेंज इन पोजीशन को हम कह सकते हैं सर वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेकिन वहां पे चेंज इन पोजीशन किसके रेस्पेक्ट में होता है? टाइम के रेस्पेक्ट में होता है ना। ये सर फिक्स टाइम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम फिक्स बिल्कुल। करेंगे तो पोजीशन ही चेंज तो पोजीशन ही चेंज नहीं होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा? जी सर। सर बताइए। सर स्केलर पॉइंट फंक्शन आप बताएं कि टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बस XYZ कोऑर्डिनेट पे डिपेंड करता है ना? मैंने बोला वो एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक किया जाता है, इसीलिए टाइम वाला पार्ट आएगा ही नहीं। एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करेंगे। अच्छा ऐसा, तब ठीक है। बिकॉज इन जनरल आप देखो, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में XYZ T चारों आते हैं ना। यस सर। लेकिन जब हम एक पर्टिकुलर टाइम पे चेक करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फंक्शन होगा? XYZ। स्केलर पॉइंट फंक्शन तब वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नोट डाउन कर लिया है? यस सर। यस सर। ओके। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नाउ ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, इन तीनों में ही एक ऑपरेटर यूज होता है जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर और नेबुला ऑपरेटर। ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल तीनों में इसका यूज होगा। तो दिस ग्रेडियंट ऑपरेटर एंड और डेल ऑपरेटर इज दिस। हम यहाँ पे सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, बाद में स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल पार्ट भी देखेंगे क्या होता है। और ये स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल आप इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म में भी काफी, तो स्टार्टिंग में बताया जाता है ग्रेड का फॉर्म क्या होगा, उसका यूज होता है काफी जगह पे। तो दिस इज ग्रेडियंट ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, डेल डेल एक्स आई कैप, डेल डेल वाई जे कैप, डेल डेल जेड के कैप। अब आप यहां पे ध्यान रखिएगा, दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर ऑपरेटर। और डिफरेंशियल ऑपरेटर इसलिए लिखा गया है बस इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? डेरिवेटिव्स प्रेजेंट है, इसलिए इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोला गया। दिस इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। आपको लग सकता है जैसे वेक्टर में आई कैप, जे कैप, के कैप होता है, यहां पर भी तो आई कैप, जे कैप, के कैप जैसा ही फॉर्मेट है, बट ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर ऑपरेटर है। जो मैथमेटिक्स वेक्टर के लिए एप्लीकेबल है वो सेम मैथमेटिक्स या सेम जो रिलेशंस हमने पढ़े हैं वो वेक्टर ऑपरेटर के लिए भी वैलिड होगा, ये जरूरी नहीं है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है, देखिए, अगर आपने दो वेक्टर्स लिए और इनका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट किया तो a डॉट बी एंड b डॉट a इक्वल होता है, अनइक्वल होता है? इक्वल होता है। यहां पे a और b क्या है? वेक्टर। लेकिन अगर आप एक वेक्टर लेते हैं और दूसरा ग्रेडियंट ऑपरेटर लेते हैं तो a डॉट डेल एंड डेल डॉट a ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। तो वेक्टर और वेक्टर ऑपरेटर इन जनरल डिफरेंट है, उनका मैथमेटिकल फॉर्म देखने में एक ही टाइप का लग सकता है। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो कम्यूट करेगा, बट अगर एक वेक्टर और एक वेक्टर ऑपरेटर है, ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूट नहीं करता।
ये हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। जैसे ये जो क्वांटिटी है, सपोज ये अगर आपने कैलकुलेट किया, ए वेक्टर को एज्यूम कर लीजिए, A1 i कैप, A2 j कैप, A3 k कैप, तो A1 इंटू डेल डेल एक्स प्लस A2 इंटू डेल डेल वाई प्लस A3 इंटू डेल डेल जेड। लेफ्ट हैंड साइड ऐसा दिखेगा। और अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें, डेल डॉट ए, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, इसको डेल डॉट ए को डाइवर्जेंस, डेल डॉट ए मतलब डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये अगर आप कैलकुलेट करो तो ये आएगा डेल डेल एक्स ऑफ A1 नंबर आएगा प्लस डेल डेल एक्स ऑफ A2 प्लस डेल डेल एक्स ऑफ ए, डेल डेल, सॉरी गलत लिखा मैंने, ये वाई होगा, डेल डेल वाई ऑफ A2 प्लस डेल डेल जेड ऑफ A3। ये एक्सप्रेशन देख आप समझ सकते हैं, ये दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते, बिकॉज राइट हैंड साइड में देखो डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट कर लिया है, कुछ नंबर्स है, कुछ आएगा, कैलकुलेट कर लिया आपने। इधर क्या आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया है अभी तक? नो सर। ये तो ऑपरेटर है, तो ये दोनों तो सेम ऐसे भी नहीं हो सकते। राइट हैंड साइड में आपने डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया है, यहाँ पे डेरिवेटिव, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ये ऑपरेटर है। सर उसका कुछ मतलब भी हुआ A1 डेल बाई डेल एक्स का? ये बेसिकली एक ऑपरेटर है, स्केलर ऑपरेटर। जब तक इससे कुछ ऐसे अलग से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तब तक तो कुछ इसका मतलब नहीं होगा। बिल्कुल, इस क्वांटिटी को किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे तभी इसका एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बनेगा। सिर्फ ये, इसका सच कोई मतलब नहीं है, जस्ट ए ऑपरेटर, एक मैथमेटिकल रूल है। तो वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, बट एक अगर वेक्टर ऑपरेटर हो जाए तब ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप कोई रिलेशन की बात करो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, इसमें ए बी सी तीनों क्या है? वेक्टर। तो इनका सम एक नल वेक्टर है, ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है। लेकिन अगर किसी ने ऐसा लिखा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑपरेटर इज 0 वेक्टर, इट इज नॉट ए वैलिड एक्सप्रेशन। बिकॉज आप मुझे एक चीज बताइए, आपने ऐसा कोई रिलेशन, कोई इक्वेशन देखा है जिसमें सिर्फ डेरिवेटिव ऑपरेटर है? जो आप इक्वेशन आप लोगों ने स्कूल लेवल में पढ़ा है, उसमें ऑपरेटर रह जाएगा, फिर ऑपरेटर तो उसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है जब तक उसमें कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तब तक तो। राइट, जब तक जो भी इक्वेशंस आपने पढ़े होंगे डिफरेंशियल इक्वेशन रिलेटेड, सारे इक्वेशन में ऐसा टर्म होता है या ऐसा टर्म होता है? df upon dx ये होता है ना, dx ये वाला टर्म होता है। सिर्फ ऑपरेटर थोड़ी ना होता है किसी इक्वेशन में, किसी रिलेशन में। तो वैसे ही ये ग्रेड जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर ऑपरेटर है। तो किसी भी रिलेशन या किसी भी इक्वेशन में ओनली ऑपरेटर नहीं हो, ऑपरेटर के साथ कुछ होना चाहिए। किसी भी रिलेशन में सिर्फ डेरिवेटिव नहीं होता, ये डेरिवेटिव ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट फॉर्म में होता है, सिर्फ ऑपरेटर कभी नहीं होता। तो इसीलिए डिफरेंस देखिए क्या है, वेक्टर क्वांटिटी किसी रिलेशन में इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बट वेक्टर ऑपरेटर किसी रिलेशन में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इस ऑपरेटर के साथ कोई स्केलर या वेक्टर फंक्शन साथ में होना चाहिए। तो वेक्टर किसी रिलेशन में इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बट वेक्टर ऑपरेटर इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। या कोई भी ऑपरेटर, नॉट ओनली वेक्टर ऑपरेटर, ये भी तो ऑपरेटर है ना। ये वेक्टर ऑपरेटर है या स्केलर ऑपरेटर है? स्केलर। ये स्केलर है, इसमें तो आई कैप जे कैप कुछ नहीं है। तो वेक्टर ऑपरेटर हो या स्केलर ऑपरेटर हो, वो किसी भी इक्वेशन, किसी भी रिलेशन में इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऑपरेटर के साथ में कुछ ना कुछ फंक्शन होना चाहिए।
So this is not a vector quantity, it is a vector operator. Clear everyone? Yes, sir. सर ये ऑपरेटर्स का कोई और मीनिंग भी है कि ये केवल मैथमेटिकल टूल है बस यूज ये करने जैसे के लिए? मैथमेटिकल रूल है जो किसी फंक्शन के ऊपर जब ऑपरेट करता है, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम फिजिकल क्वांटिटी से रिलेट कर सकते हैं। इटसेल्फ ऑपरेटर जो है उसको किसी फिजिकल क्वांटिटी से डायरेक्ट रिलेट करना मैथमेटिक्स में थोड़ा मुश्किल है। जैसा कि ये चीज क्वांटम में भी यूज होता है, क्वांटम में भी ऑपरेटर्स होते हैं, बट सिर्फ ऑपरेटर कहीं पे भी नहीं लिखा जाता। ऑपरेटर को जब आप किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो आपको किसी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। ऑपरेट करने के बाद, ऑपरेट करने के पहले नहीं, बिकॉज ओनली ऑपरेटर इज जस्ट ए मैथमेटिकल टूल। तो जैसे अलजेब्रा में हम लोग प्लस माइनस का यूज करते हैं वैसा ही है ना, मतलब वैसा ही है। प्लस माइनस क्या है, अगर सिर्फ प्लस माइनस लिखो उसे क्या पता चलेगा? जब दो फंक्शन को ऐड करोगे तब ना उसका एडिशन क्या होता है पता चलेगा। सिर्फ प्लस सिर्फ माइनस किसी रिलेशन में तो होता नहीं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स आर बेसिकली मैथमेटिकल रूल, किसी भी टाइप का मैथमेटिकल रूल हो सकता है। ओके सर वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक इट इज करेक्ट और नॉट। सर जब डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं उसमें डी ओवर डी एक्स को कुछ मान लेते हैं और वो 0 के बराबर करते हैं, तो वहां से सर ये रिलेशन बनते नहीं? डी ऑफ डी एक्स को हम कुछ नहीं मान लेते, हम वहां पे सॉल्यूशन मान लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन में उसमें m स्क्वायर आता है, m तो एक नंबर है ना, m ऑपरेटर थोड़ी ना है ऑक्सिलरी इक्वेशन में। यस सर। या जो आप डी स्क्वायर की जो भी, अगर आप उससे उसमें भी कोई दूसरा आप रिजल्ट बोल रहे हो, उसमें जो डी स्क्वायर प्लस 3d जो भी आता है वो किसी y के ऊपर ऑपरेट रहता है ना। हम डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस समथिंग को इक्वल टू सम नंबर ऐसा तो नहीं बोल देते। वो डी स्क्वायर प्लस 3d जो भी ऑपरेटर है वो y के ऊपर ऑपरेट करता है और हमें राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन मिलता है। ठीक है, ओके सर। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम ग्रेडियंट वाले से फिर स्टार्ट करेंगे। 10-15 मिनट में तो होगा नहीं कंप्लीट। अगर आपको वेक्टर के डीपीपी शीट में कोई डाउट है जो कल मैंने सेंड किया था तो यू कैन आस्क। सर हेलो सर, बताइए सर कैसे डीपी मिलेगा? हमने आज एडमिशन ली है तो ऐप में अवेलेबल। क्या सर? जो मोबाइल ऐप है उसमें अवेलेबल है, जहाँ पे नोट्स अवेलेबल होता है वहीं पे डीपीपी शीट भी अपलोड होता है। सर ये जो ग्रेडियंट वगैरह ऑफिस वालों को पूछिए, वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, उससे लॉगिन करके उसमें मोबाइल में नोट्स और डीपीपी शीट सारा अपलोड होता है। सर लेक्चर नंबर 3 का सर वो शीट शायद नहीं पड़ा हुआ है, उसको डाल दीजिएगा। शीट मतलब पीपीटी, पीडीएफ जो लेक्चर का। हाँ ये सर शायद नहीं पड़ा हुआ है। मतलब दोनों एक साथ ही भेजे थे, पीडीएफ और पीपीटी शीट। हाँ बताइए सर। ये जो डेल ऑपरेटर होता है हम इसको ग्रेडियंट और कर्व जब फाइंड आउट करते हैं उसमें यूज करते हैं ना? सर डीपीपी शीट 5 डीपीपी शीट 5 जो बेसिकली है वो फूरियर सीरीज टॉपिक का है, तो वो फूरियर सीरीज जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो तब दिया जाएगा। ओके सर आपको कुछ पूछना हो तो फिर कैसे पूछा जा सकता है? क्या बोल रहे हैं? अगर आपसे सर कुछ पूछना हो तो, मतलब डीपीपी वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हो तो तभी पूछिए ना, बोल रहा हूँ ना पूछने के लिए। क्लास के बाद ही पूछना है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि सर अगर बाद में बनाए तो अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कैसे पूछ सकते हैं, या फिर तो ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डाल दीजिए अपना सॉल्यूशन, जो क्वेश्चन है वो लिख दीजिए नीचे। सर एक्स्ट्रा डाउट क्लास नहीं लगेगी चैप्टर खत्म होने के बाद। ओके सर ग्रुप में सर वहां से जुड़ा जाएगा ना हमको? समझा नहीं मैं, ग्रुप से कॉपी से जोड़ा जाएगा ना? कोई पर्टिकुलर नंबर है? ऑफिस का मुझे पता नहीं, मैंने ग्रुप का जो लिंक दिया था वो सिर्फ मैथमेटिकल और क्वांटम के लिए। तो कहाँ पे चैट बॉक्स चेक कीजिए, चैट बॉक्स चेक कीजिए, चैट बॉक्स में।
सर DPP 6 क्वेश्चन 18 सर। DPP 6, just a moment. Let me open it. Question number 18। Okay. DPP 6 question number 18. क्वेश्चन में ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 2 एंड पी वेक्टर क्यू वेक्टर मेंशन किया गया है, तो पी वेक्टर इज ए प्लस बी एंड क्यू वेक्टर इज ए माइनस बी। तो एक है ए प्लस बी और दूसरा है ए माइनस बी, ठीक है ना। फिर क्या बोला गया, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स स्क्वायर रूट के माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है, दोनों तरफ सिंपल अपने स्क्वायर कर दिया, तो ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्रॉस क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स के माइनस ए डॉट बी होल स्क्वायर। ना क्वेश्चन में पी वेक्टर और क्यू वेक्टर गिवन है, तो पी क्रॉस क्यू तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहां से आप पी क्रॉस क्यू कैलकुलेट करो, तो टर्म बाय टर्म क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट कीजिए। ये बेसिकली आ जाएगा 2 इंटू बी क्रॉस ए। जब क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे ए क्रॉस ए क्या होगा, 0। यहां से आएगा माइनस ए क्रॉस बी, यहां से आएगा प्लस बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 0। तो कैलकुलेट करके देखिए पी क्रॉस क्यू आएगा 2 टाइम्स बी क्रॉस ए। इसको यहां पे रिप्लेस कीजिए, ये बनेगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए हो या ए क्रॉस बी हो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। तो कोई बता सकता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बताया गया था, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा। तो दोनों तरफ ही 4 कैंसिल कर जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ए बी साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ऑन द राइट हैंड साइड ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। ये बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां से के इक्वल टू क्या आ जा रहा है, के का वैल्यू ही पूछा गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी 16 आ रहा है। स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस डॉट कॉस बी स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और ए बी क्वेश्चन में दिया गया है 2, तो आ जाएगा वैल्यू 16। ए बी का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में दिया गया है। सर बताइए 2 p क्रॉस कैसे है? क्या 2 टाइम्स सर ये कैलकुलेट करो ना, पी क्रॉस पी और क्यू तो दिया गया है यहाँ ना, पर बी इन दोनों का क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस होगा कैलकुलेट करो। सर, बी क्रॉस ए होगा ना यहाँ पर, यस सर। यहाँ पे तो मैग्नीट्यूड है ना, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है, अच्छा यस सर, यस सर। तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं।
इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करो टर्म बाय टर्म, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, बी क्रॉस बी। ए क्रॉस ए, बी क्रॉस बी कैंसिल करेगा और बाकी जो दो टर्म है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। चेक करके देखिए। सर माइनस साइन थे इसलिए। माइनस ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं ना? हाँ सर। तो 2 टाइम्स आ जाएगा। Anything else, anyone? सर बताइए। सर एक क्वेश्चन भेजा था मैंने ग्रुप पे था, लेकिन बट क्वांटम का सर, क्योंकि भी ना वो आगे कुछ पेपर आने वाला तो मैं देने वाला हूँ उसमें, तो एक सर डाउट था सर, मतलब वो मैंने सेंड कर दिया है उसमें सर। बस ये क्या है ना कि मैंने सेंड किया ऐसे, उसमें मतलब सर पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू थी ना, वो उसमें एक हाइड्रोजन एटम के लिए होता है ना 1/4πε0 मतलब kq²/r होता है। तो सर उसमें k की वैल्यू को नहीं लिया है सर, एवरेज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो सर एवरेज निकालने के लिए जैसे वो स्टैटिस्टिकल में निकालते हैं, क्वांटम में जैसे निकालते हैं वैसे कैलकुलेट किया सर, लेकिन उसमें सर 4πε होगा, 4πε होगा। नहीं निकाला है मतलब। नहीं आंसर में भी होगा, आंसर में भी होगा। अगर उसको 1 यूनिट ले लिया वो अलग बात है। हाँ सर 1 लिया है उसमें हाँ तो वो अलग बात है, बट वो इन जनरल तो होगा कैलकुलेशन, आंसर में भी होगा, नीचे 4πε0 आएगा। सर दिया नहीं है ना सर पैकेज में, वो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको 1 मान के किया हो। हाँ सर, तो मतलब ये हमें पता कैसे चलेगा कि सर शायद वो PYQ था कोई, मेरे को ऐसा मतलब जहाँ तक याद है। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन होता है तो क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अगर नहीं मेंशन किया गया है तो आपको इंक्लूड करना है। ओके सर। Anything else from the DPP sheet? सर 1 दिन का टाइम दे दीजिए, हो जाएगा, कल पूछ लेना सर। ठीक। सर बताइए। सर क्या हम वेक्टर पॉइंट फंक्शन को वेक्टर फील्ड के साथ एसोसिएट कर सकते हैं? क्योंकि वेक्टर फील्ड का भी तो मतलब ये होता है कि स्पेस के रीजन पे हर एक पॉइंट के साथ कोई एक वेक्टर एसोसिएटेड होगा। वेक्टर फील्ड बेसिकली कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेक्टर फंक्शन। एक पर्टिकुलर रीजन में आप अलग अलग पॉइंट पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन कैलकुलेट करेंगे, और वेक्टर पॉइंट फंक्शन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना उस रीजन के अंदर, उस डिस्ट्रीब्यूशन को ही वेक्टर फील्ड बोला जाता है। ओके सर, बट सर मैं पूछ रहा था कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन भी मतलब इसका मीनिंग भी तो यही होता है कि स्पेस के किसी फाइनाइट रीजन पे हर एक पॉइंट के साथ कोई ना कोई वेक्टर फंक्शन एसोसिएटेड होगा। बिल्कुल, लेकिन मैं बोल रहा हूँ वेक्टर पॉइंट फंक्शन का एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, अलग अलग पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे तो राइट, वो जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसको वेक्टर फील्ड बोलते हैं। वेक्टर फील्ड का मतलब एक पॉइंट नहीं होता है, वेक्टर फील्ड मतलब एंटायर रीजन में जो डिस्ट्रीब्यूशन। कॉन्सेप्चुअली दोनों सेम ही है, अलग अलग पॉइंट पे जाएंगे तो चेंज होगा, ठीक है। तो वेक्टर फील्ड जो है वो एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन को शो करता है, एंटायर रीजन में। और सर ये हम एक पार्टिकुलर टाइम के लिए डिफाइन कर रहे हैं दोनों बातें। बिल्कुल बिल्कुल, एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या है। हाँ सर, क्योंकि अगर हम टाइम को मतलब उसमें वेक्टर फील्ड जैसे होता है सर, उसमें मतलब टाइम को अगर हम कांस्टेंट नहीं मतलब एक पार्टिकुलर टाइम के लिए नहीं कैलकुलेट करें सर, तब तो हर एक पॉइंट पे वेक्टर पॉइंट फंक्शन निकालना फिर ये हो जाएगा ना हमारे, अलग हो जाएगा वो, क्योंकि टाइम भी चेंज कर जैसे। ओके सर, बिकॉज़ अलग टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज कर सकता है। हाँ सर समझ में आया सर। तो सर कोई भी एक वेक्टर फील्ड एक स्पेसिफिक टाइम पे मतलब उसे हम वेक्टर फंक्शन ही पॉइंट फंक्शन ही कहते वही वेक्टर फंक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बोल सकते। ओके सर, थैंक यू सर। तो ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।